नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में जहरीले कफ सिरप की वजह से 17 मासूमों की मौत हो गई है। पहले तो राज्य की सरकारों ने इन मौतों की अनदेखी की, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ी तो कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि राज्य सरकारों की कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने आनन फानन में कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी, तो वहीं राजस्थान के भी स्वास्थ्य मंत्री ने कफ सिरप को सही करार दिया। लेकिन जब दक्षिण के राज्यों से जांच रिपोर्ट सामने आई तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की नींद खुली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई लैब टेस्ट में कफ सिरप में जहरीले तत्व मिले हैं, जिसके बाद कफ सिरप को बैन तो किया गया, लेकिन कंपनी के खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की सिफारिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस कंपनी ने कफ सिरप का निर्माण किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, अभी तक कुछ नहीं। तो फिर असल सवाल यही उठता है कि आखिर 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है कौन? मासूम बच्चों की मौत की जवाबदेही किसके पास है? मौत का कफ सिरप, जिम्मेदार कौन? कफ सिरप में जहर, मौत का ये कैसा कहर? मासूमों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिफ्ट पर एक्शन। दो राज्यों में जब मासूमों की मौत हुई तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार की नींद टूटी और तब जाकर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले जिस डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिफ्ट की सिफारिश अपने पर्ची पर की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ छिंदवाड़ा में कई मामले दर्ज किए गए हैं। और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था, कोल्ड ड्रिफ्ट, उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, और लैब रिपोर्ट में डाईइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसने जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते हैं। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने लगे तो सरकार ने इसे हल्के में लिया, दवा कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज किया। लेकिन जब मौत का मामला तूल पकड़ा तो फिर नींद खुली, जांच शुरू हुई और जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एमपी के छिंदवाड़ा प्रशासन द्वारा कराई गई लैब रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में डाईइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई, जबकि ये जहरीला पदार्थ दवा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस जहरीली दवा को डॉक्टरों ने अपने पर्ची पर सिफारिश क्यों की? इस बारे में कहना मुश्किल है कि सिरप से ही हो रहा है। ये कोई सिरप जो है पिछले 10 सालों से लिखे जाते हैं जी। ये जो कोल्ड ड्रिफ्ट के बारे में जो बात की जा रही है, उसकी जो कंपनी है मोर देन 10 ईयर्स हो गए उसको यहाँ पर काम करते हुए जी। सारे के सारे बच्चों में इस पर्टिकुलर पीरियड में मैं भी खुद हैरान था कि एक साथ इतने सारे बच्चों को आना, और सबका मोस्ट एक कॉमन कंप्लेंट रहती थी कि सर्दी जुकाम बुखार, और ये जो बुखार रहता था हाई ग्रेड फीवर रहता था 104-105 से अधिक जी। एक सिंपल प्रेजेंटेशन के कारण से मैं भी परेशान था। मैं भी बोलता था कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अचानक एक साथ इतने सारे मरीजों का आना, इलाज कराना, तो कुछ गड़बड़ है। तो कुछ मेरे मित्रों से मैंने जानकारी लिया तो वो बोलते हैं कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके कारण से ये चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 14 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन असल सवाल तो अभी जिंदा है, जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा कि इन मौतों का दोषी आखिर कौन है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट से 11 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई है। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 15 दिन में किडनी फेल होने से एक कर 6 बच्चों की मौत हो गई। कफ सिरप में जहर का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं आया,
बल्कि राजस्थान में भी बच्चों की मौतें हुई हैं। राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर और सीकर में एक एक बच्चे की मौत सामने आई है। शुरुआती जांच में डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी का नाम सामने आया। ये दवाई एक निजी फार्मा कंपनी केसेंस फार्मा तैयार करती है। यहाँ भी बच्चों की मौत की वजह किडनी फेल होना बताया गया। शनिवार को चूरू में एक बच्चे की मौत का कारण भी कफ सिरप पीना ही है। बच्चों की मौत हुई तो राज्य सरकार एक्शन में आई। राज्य सरकार ने केसेंस फार्मा की सभी 19 प्रकार की दवाइयों पर रोक लगा दी। राज्य के ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया। उधर जहरीले कफ सिरप को लेकर उत्तर से दक्षिण तक एक्शन शुरू हो गया है। तमिलनाडु में फार्मा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई तो केरल में कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईएमए के डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। और डॉक्टर नरेश, जिस तरीके से यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा होती नजर आ रही है और काफी बड़ा ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है क्योंकि 17 बच्चों की जान चली गई है। डॉक्टर नरेश, जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, यानी कि कौन जिम्मेदार यहाँ पर होता है? क्या दवाई लिखने वाला डॉक्टर या दवा बनाने वाली कंपनी या इस दवा को अप्रूव करने वाला वो जिम्मेदार अधिकारी? देखिए, पहली बात तो जिन बच्चों की मौत हुई है उनके माता पिता के प्रति हमारी पूरी संवेदना है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। ये क्यों हुआ है? अब बात आ गई कि ये एक दिन में नहीं हुआ, कई दिनों से ये चल रहा था। पिछले 20-25 दिनों से हमें ये पता चल रहा था ऐसा हो रहा है जी। मौतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। एमपी में तो 11-12 कहा जा रहा है और राजस्थान में 2। और जो वजह है वो कफ सिरप, इन सबको एक सिंपल वायरल फीवर हुआ था। वायरल फीवर में क्या होता है, बच्चे को तेज बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला तो जो एक प्रैक्टिस है ना कि खाली कफ सिरप दे दो, ये कुछ लोग शायद इसमें तो कहा गया है कि एमपी में कहा गया है कि नोएडा के एक डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर को दोषी करार दिया जा रहा है, जो हमारे हिसाब से गलत है। अगर आप ध्यान से देखिए तो डॉक्टर तो सिर्फ वही दवाई प्रिस्क्राइब करेगा जो उसकी फार्मेसी यानी कि उसके इन्वेंट्री में हॉस्पिटल ने मैनेजमेंट में रख रखी है। हाउ डॉक्टर नो कि एक दवा जो लिखी जा रही है डेक्स्ट्रोमेथोर्पन जिसमें अंदर है इंडियन फार्माकोपिया की दवाई, उसमें जो एडिटिव है जो कि दोषी माना जा रहा है, दैट इज DEG डाइथिलिन ग्लाइकोल, जिसकी मात्रा 0.01% अप्रूव है। 0.01 यानी कि 0.1%, वो 48.6% है। हाउ डू डॉक्टर नो? तो हमारे हिसाब से जो ये क्विक एक्शन लिया गया है कि अगेंस्ट द डॉक्टर, ये मिसगाइडेड है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जहां दवा बनी है, द मैन्युफैक्चरर नंबर 1, उसके बाद मैन्युफैक्चर के बाद हर बैच को अप्रूव किया जाता है बाई फार्मासिस्ट कि हाँ जी दवा है, इसको चेक कर लिया गया है। उसके बाद दवा चलती है हॉस्पिटल्स में या रिटेलर्स यानी कि केमिस्ट के पास पहुंचती है। तो एक जो प्रैक्टिस है, हम आपको बता दें आम जनता को, ज्यादातर लोग छुटपुट खांसी जुकाम होवे तो डॉक्टर के पास ना जाके सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर मिस्टर केमिस्ट मुझे हो रहा है, कोई कफ सिरप दे दो मुझे। तो ये प्रैक्टिस गलत है। छोटे बच्चों को मैं बता दूं आपको, अंडर 5 चिल्ड्रन को और पर्टिकुलरली न्यूनेट्स यानी कि 1 साल से कम के बच्चों को कफ सिरप मिलना ही नहीं चाहिए। उनके लिए दवाएं दूसरी हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, उनके लिए नेबुलाइजर्स हैं, उनके लिए हाइड्रेशन अच्छा किया जाए, ये चीजें की जाएं। तो हमारे हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पिन पॉइंट होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से द ड्रग मैन्युफैक्चरर, द फार्मासिस्ट, द ड्रग इंस्पेक्टर जिसने चेक किया, जिनका ये काम है। जब ये चीज मार्केट में आ जाती है या हॉस्पिटल की इन्वेंट्री में आ जाती है तो आप जानते हैं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के पास कोई चॉइस नहीं होती, उसको वही दवा देनी होती है जो उसके वहां पड़ी है। वो बाहर की दवाई लिख के दिया जाएगा तो उसको दोष दिया जाएगा कि तुम्हें दवा घर में होते क्यों किया गया। तो आई थिंक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इस बात को सख्त खंडन करती है कि डॉक्टर को स्केपगोट बना दिया जाए। डॉक्टर कैन नॉट बी मेड द स्केपगोट। द मैन्युफैक्चरर, द ड्रग इंस्पेक्टर, द फार्मासिस्ट, द हॉस्पिटल मैनेजमेंट जब कोई दवा खरीदती है तो डॉक्टर भी खरीदता है,
बिल्कुल। कोई दवा इंडेंट डॉक्टर की नरेश, जाती जिस है। तरीके से आपने जिक्र किया, कई सारे बड़े सवाल जो हैं यहाँ पर सिस्टम पर खड़े होते हुए आते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। कुछ और जानकारियां हैं, वो जानकारियां अपने दर्शकों तक हम ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा देते हैं कि कैसे तमिलनाडु सरकार की जांच में रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। कोल्ड ड्रिप सिरप बैच नंबर SR13 जब्त किया गया, इसको जांच के लिए लैब भेजा गया और जांच में पता चला कि सिरप में नॉन फार्माकोपिया ग्रेड और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया है और जो कि डाइलिथीन ग्लाइकॉल और एलिथीन ग्लाइकॉल से दूषित था, ये रिपोर्ट में पाया गया। दोनों ही केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले पदार्थ माने जाते हैं और ये दोनों जहरीले पदार्थ बच्चों के कफ सिरप में पाए गए। जैसे ही सैंपल चेन्नई की सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजे गए, वहां से 24 घंटे में रिपोर्ट दी गई और कोल्ड ड्रिप सिरप का ये बैच 48.6% WVGEG में जहरीला और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। ये रिपोर्ट में कहा गया है। नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि ये जो कफ सिरप है वो सही नहीं है, जो क्वालिटी होनी चाहिए ये उसको मैच नहीं करता है। अब बात करते हैं क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल। कफ सिरप में मिलाया जाता गया जहरीला एलिथीन ग्लाइकॉल और एलिथीन ग्लाइकॉल एक रंगहीन, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला अल्कोहलिक कंपाउंड होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो एक अल्कोहलिक मीठा कंपाउंड होता है जिसे मिलाया गया था इस कफ सिरप के अंदर। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती हैं, ये रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। और दूसरी ओर हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, स्टैम्प पैड स्याही, बॉल पॉइंट पेन और सॉल्वेंट्स पैड में ये पाया जाता है। इंसान के शरीर में जाते ही जहर का काम करता है और शायद यही हुआ जिस तरीके से 17 बच्चों की मौत हुई है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, फिर हार्ट और लास्ट में किडनी को डैमेज करता है और रिपोर्ट में ये सारी चीजें कोल्ड ड्रिप कप सिरप को लेकर निकलकर सामने आई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है कोल्ड ड्रिप कप सिरप पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 16 मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आया बच्चों के मौत के बाद। जिस तरीके से सिरप को बैन किया गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जो है कप सिरप को बैन कर दिया गया है और अब कई बड़े सवाल इस कप सिरप को लेकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये कप सिरप अगर गलत था तो आखिर कैसे ये कप सिरप बाजार में पहुंचा तो ये बच्चों तक किस तरीके से पहुंचा है। अब ऐसे कई सारे बड़े सवाल जो है इस पूरे विषय पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिप कप सिरप को लेकर अब सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ा, मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हो गई है। कुल 19 बच्चों की जान गई है। ऐसा है कि बच्चों को बुखार आया था, उसके पश्चात दोनों बच्चे अलग अलग गांव के हैं। एक कलमेश्वरा ग्राम का है, एक जमन बिछवा ग्राम का है। एक बच्चे की मृत्यु 8-9 को और दूसरे बच्चे की मृत्यु 1-10 को हुई है। दोनों का इलाज अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा। परासी में डॉक्टर सोनी, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था, उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया गया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। ये हमने रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है, हमारे CMHO सर के पास। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं नरेश चावला जी, उनका रुख करेंगे सीधे। नरेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए रिपोर्ट्स को लेकर, तो रिपोर्ट्स के अंदर DEG का जिक्र किया गया है। ये केमिकल दवाओं में कैसे मिलाया जाता है और इसका रिएक्शन क्या कुछ होता है? देखिए, मैं आपको विशेष बता दूं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। आप देखो, कल आज 2 दिन पहले जब मैं इंटरव्यू मीडिया में देखा था तो डेथ्स 11 कही जा रही थी, अब 19 हो गई हैं। अब सोच को देखिए, सेम शीशी कई घरों में पहुंच चुकी होगी और कोई ट्रैकिंग तो की नहीं जा सकती। अभी और कितना नुकसान होना है हमें नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें इस जो हादसा है इसकी बुराई की
तह में जाना पड़ेगा। नंबर वन, जैसा कि डॉक्टर को स्केपगोट बनाया जा रहा है, डॉक्टर जहां तक मैं जानता हूं वही दवाई लिख सकता है किसी हॉस्पिटल में, उसको नहीं पता होगा इसके कोई मिलावट है कि नहीं है। जो मिस्टेक हमारे हिसाब से हुई है, जो 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 दोषी पाया गया था, दैट इज द मैन्युफैक्चर। आपके प्रोमोस में आपने बड़ा अच्छा दिखाया है। नॉर्मली कफ सिरप में इसमें जो डाला जाता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, उसका जो मिक्सिंग हो जाती है वो इथिलीन ग्लाइकोल और डाई इथिलीन ग्लाइकोल, जो जिसको डीईजी कहा जा रहा है, जो कि मेन दोषी है, उससे उसकी मिक्सिंग हो जाती है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि बेसिकली इंक वगैरह में और इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक ऑयल वगैरह में। अब इसकी मिक्सिंग कैसे हो जाती है? नंबर वन, या तो कोई कॉमर्शियल कारण है कि ये सस्ता पड़ता है, चीज़ स्वादी लगती है, बच्चा फटाफट सिरप पी जाता है, ये बड़ा मतलब कि मीठे किस्म का एक एडिटिव होता है। अगर ये हुआ है तो ये मिस्टेक, आई थिंक द स्क्वायर जो सबसे पहला दोषी करार किया जाएगा वो फैक्ट्री, जो मैन्युफैक्चर, जहां ये मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी उसको नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद जो फार्मासिस्ट है जो बकायदा चीज को मिलाते हैं वो, और नंबर थ्री, ड्रग इंस्पेक्टर जो इसको अप्रूव करके वहां से चल के ये अस्पतालों तक। नरेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर में कई बड़े गंभीर सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आते हैं। इस बीच डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ईश्वर, अगर बात इस पूरे प्रकरण को लेकर की जाए, आप किस तरीके से यहाँ पर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का ये पूरा विवाद देखते हैं, जिस तरीके से 19 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है इस कफ सिरप को पीने की वजह से? मैं देखता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल नेग्लेक्ट का मामला है जी। और हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। आज से 40 साल पहले 1986 में जेजे अस्पताल में जहाँ पे मैं अटैच था, उस समय ऐसी 14 मौतें हुई थी। और उस समय भी ग्लिसरॉल, जो आंख के पेशेंट है जिसमें एक आंख में प्रेशर बढ़ जाता है, इसको कहते हैं ग्लाकोमा, वो कम करने के लिए ग्लिसरॉल दिया गया था। और वहाँ पे पेशेंट सीरियस होकर वहाँ से वो पेशेंट कोमा में गया, इसलिए उन्होंने न्यूरोलॉजी में ट्रांसफर किया। वहाँ पे सीरियस हो गया, वहाँ पे उसकी किडनी बंद हो गई, बोल के किडनी में ट्रांसफर किया और डायलिसिस देने के बाद पेशेंट मर गया। ऐसा एक एक करके 14 मौतें हो गई 15-20 दिन के अंदर जेजे अस्पताल में। उसके बाद में एक कमीशन बना जिसका नाम था जस्टिस लेंटिन कमीशन। वो कमीशन के 290 पेज के फाइंडिंग्स है, वो शॉकिंग फाइंडिंग्स है। और 40 साल के बाद में वही चीज हो रही है जो उस समय हुई थी। जैसे उस समय ये हुआ था कि आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया मेडिसिन के लिए, और आईपी का मतलब है इंडस्ट्रियल प्योर इंडस्ट्री के लिए। और इंडस्ट्रियल प्योर जो ग्लिसरॉल था वो बड़े बैरल लेके छोटे से पैक में लाके बेचा गया था, और सस्ते दाम में गवर्नमेंट में रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सस्ते की चीज़ लेते हैं, बीच में दलाली खाने वाले लोग होते हैं, वो लिया गया। और उसके बाद में पता चला कि उसमें 90% इम्प्योरिटी जो थी वो डाई इथिलीन ग्लाइकोल की थी, और इथिलीन ग्लाइकोल अभी भी जो मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी एक 2 दिन पहले खबर आई कि उसमें कुछ नहीं मिला, वो थी CDSCO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब खबर आई कि उसके अंदर ये DEG मिला है। तो ये जो डाइकोटॉमी होती है, इसको बंद करने के लिए क्या होता है जी, हर जगह हर स्टेट में उनकी फॉरेंसिक लैब होती है, हर स्टेट के अंदर एक इंडिपेंडेंट लैब होती है जो प्राइवेट है। तो सेम सैंपल अलग अलग सैंपलिंग करके 5 जगह भेजना चाहिए, 4 जगह भेजना चाहिए, बिल्कुल। आपको इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पोस्टमार्टम एक भी नहीं किया है। अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, वो ऑर्गन में क्या मिला। बिल्कुल, जाहिर तौर पर डॉक्टर ईश्वर, कई बड़े सवाल जो हैं इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से 19 मौतें भी हुई हैं। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ बने रहें, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कफ सिरप मामले पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर चर्चा की गई। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा उच्च स्तरीय बैठक चली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों से अपील सामने आई, कफ सिरप के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की अपील की गई है। सभी दवाई कंपनियां रिवाइज्ड शेड्यूल का पालन करें, और रिवाइज्ड शेड्यूल पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द होंगे, यह भी कहा गया है। यह बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। रिवाइज्ड शेड्यूल पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द होने की बात कही गई है। तो कफ सिरप को लेकर यह बैठक, इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और सरकार भी अब सख्त नजर आ रही है।
जिस तरीके से कफ सिरप की वजह से 19 बच्चों की मौत हुई है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर ईश्वर जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर बात की जाए, अब रिवाइज्ड शेड्यूल पालन करने की बातें जो वो भी निकलकर सामने आ रही हैं और सरकार जो है वो लगातार अब अलर्ट नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी आपने बातचीत में जिक्र किया कि जो सैंपल है वो कई जगहों पर भेजना चाहिए था, अगर मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर बात करें तो डॉक्टर ईश्वर जी, शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आई थी, जो जांच रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें इस कफ सिरप को ग्रीन कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखा दी गई थी। बात यही है कि जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसको कई जगह से जांच करनी पड़ती है। एक तो होता है फॉरेंसिक मेडिसिन जांच, एक होता है पोस्टमार्टम करने के बाद में ऑर्गन में क्या मिला, एक होता है पुलिस, हर केस जो आता है उसको इमरजेंसी पुलिस रजिस्टर में रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल हैपनिंग नहीं है, अननेचुरल है। तो अननेचुरल सिकनेस, अननेचुरल डेथ, ये पूरा पुलिस रजिस्टर होना चाहिए। और पुलिस रजिस्टर जैसा होता है, पेशेंट की मौत होती है, FIR दर्ज होता है और पूरी फॉरेंसिक जांच होती है कि वो जहां से उसने मेडिसिन लिया, वो कहां से लिया, कौन से बैच का था, कौन से फैक्ट्री से आया, और जो फैक्ट्री ने प्रोवाइड किया है वो 1-2 स्टेट में नहीं, 10-15 स्टेट में गया होगा। तो अभी जो एडवाइजरी आती है कि ये फला स्टेट ने बंद कर दिया, ये तो पूरी नेशनल एडवाइजरी चाहिए कि पूरे देश में कहीं भी यूज नहीं होना चाहिए। या हमारे देश से कोई बाहर चीज गई है ऐसी बैच की, इसी नाम की, वहां भी यूज नहीं होना चाहिए। और जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप खाली सस्पेक्ट कर सकते हैं लेकिन प्रूव नहीं कर सकते। तो प्रूव करने के लिए फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम, ऑर्गन का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किडनी है, लिवर है, कहीं पैंक्रियास इन्वॉल्व होता है, किसी का ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो ये सब ऑर्गन के पार्ट लेते हैं जिसको कहते हैं ऑटोप्सी। ये हुआ ही नहीं है, तो कहीं कहीं बहुत जगह धांधली है। और दूसरी बात यह है कि हमको शॉर्ट टर्म मेजर, मिड टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर लेना है। लॉन्ग टर्म मेजर में लिए जो लेंटिन कमीशन का रिपोर्ट है 290 पेज का, एक रामायण महाभारत या बाइबल के जैसा है, उसको फॉलो कीजिए तो अपने आप सब रास्ते खुले हो जाएंगे। वो हुआ नहीं है। बिल्कुल ईश्वर जी, कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि सरकारें जिस तरीके से देर से जागी हैं वो किस तरीके से बड़े फैसले लेती हैं और आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है जांच में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।